हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 4th इंग्लिश ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, और इसको पूरा ख़त्म कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सच में ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, तो नो मैटर्स आप किस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास से कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट ले कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। प्राइस है केवल 1000 रुपये। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लेटेस्ट न्यू और एक्चुअल सैम्पल पेपर की तरफ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 होंगे। आपको टाइम दिया होगा 1 घंटे का। क्लास 4th में हो इसीलिए, क्लास 6 में जाने के बाद ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप 4th में, इसलिए आप केवल 34 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, वो भी केवल 1 घंटे में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो आपके 35 क्वेश्चन है, ये कुछ सेक्शंस में डिवाइड हैं। ये 4 सेक्शंस में डिवाइड हैं, जिनमें पहला है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। इसके अंदर आपको वर्ड्स के स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह पूछा जा सकता है। दूसरा है रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको एक पैसेज गया होगा और उस पैसेज से आपको क्या करना रहेगा, आंसर बताना रहेगा। पहले वाले में क्या है, 15 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का। दूसरे में 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का। तीसरा है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको 2 लोग बात कर रहे होंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। चौथा है अचीवर सेक्शन, यानी टॉपर्स का सेक्शन, यानी इसके अंदर इन तीनों सेक्शंस के सिलेबस में से जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है किस सिलेबस पर बेस्ड हैं, इन सिलेबस को हम लोग समझ लें। तो सेक्शन 1 को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कॉलोकेशन, स्पेलिंग, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कॉन्ट्रैक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, पंक्चुएशन एंड जम्बल्ड वर्ड, बेसिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स, है ना, पर प्रोवर्ब्स, इडियम्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी। सेक्शन 2 यानी रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सर्च फॉर रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, जैसे आपको अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, जैसे कोई स्टोरी दी गई है, एनेक्डोट्स दिया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप कोई स्पेशल या कोई बेसिकली पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तब आप इस सेक्शन को दे सकते हैं। इसको देने के लिए आपको पिक्चर से भी इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए, साथ साथ आपको टाइम टेबल फॉर्मेट भी आना चाहिए। एक्वायर बोर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड लुक फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट टेस्ट लाइक मैसेज इन्विटेशन, और ये सारी चीज़ें आपको मैसेज इन्विटेशन वगैरह में भी आनी चाहिए, तभी आप रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। सेक्शन 3 की बात करें तो आपको सिचुएशन, जैसे कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है, किसी को धन्यवाद दे रहा है, कोई किसी को बधाइयाँ दे रहा है, कोई किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड कंडीशंस पर अगर आप लोग उन कंडीशन को समझ पा रहे हैं, तब आप सेक्शन 3 को दे सकते हैं। और अगर आप इन तीनों सेक्शंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे हैं, तो आप सेक्शन नंबर 4 के हार्ड क्वेश्चंस को भी आसानी से दे सकेंगे। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये चूंकि एक सैम्पल पेपर है, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन हैं। हालांकि ये 10 क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपके सारे सेक्शंस में से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला वाला जो सेक्शन है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, यहाँ पर जो बना हुआ है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, आपको एक ब्लैंक दे रखा है, सुमित इज़ अ डैश ईटर, इसी को आपको भरना है नीचे दिए गए शब्दों से। तो प्रीकी का मतलब आप मुझे बता देना, चलो ठीक है। प्रीकी का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये आपका होमवर्क हो गया। फ्री का मतलब होता है आज़ाद, टफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, हार्ड, और पिकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। पिकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, है ना, जो आदमी बहुत ज़्यादा एनाइंग आप कह सकते हैं, है ना, एनाइंग आप कह सकते हैं, एनाइंग। तो पिकी का मतलब होता है एनाइंग। तो कह रहा है कि सुमित इज़ अ डैश ईटर, सुमित क्या कोई फ्री ईटर है, ठीक है। अगर आगे लिखा रखा है कि ही वॉन्ट ईट, वो खाता ही नहीं है ज़्यादा, तो अगर वो खाना खाता नहीं है यानी खाना नहीं चाहता, तो इसका मतलब वो फ्री ईटर तो है नहीं, वो टफ़ ईटर हो सकता है या फिर पिकी ईटर हो सकता है, यानी खाते समय वो हार्ड ईटर हो सकता है या फिर एनाइंग ईटर हो सकता है, यानी चिड़चिड़ापन दिखा सकता है खाना खाते समय। तो टफ़ तो सही हो सकता है, लेकिन टफ़ से भी ज़्यादा सही होगा आपका पिकी यानी एनाइंग, यानी वो क्या करता है, वो खाना खाते समय बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है। ये आप इमेज देखकर भी समझ सकते हैं और सेंटेंस देखकर भी समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पिकी होना चाहिए। मैं कुछ पिकी के नाम पर कुछ पुकी कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो पिकी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। नीचे आपको क्या दे रखा है, एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, वो कौन सा वर्ड है, वो है अगेंस्ट।
अब ग्रामर के हिसाब से वो इस वर्ड का क्या मतलब बनता है वो आपको बताना है। तो हमें पता है सर जी कि अगर कहीं पर अगेंस्ट आ रहा है और आगे लिख रखा है द फ्रेशली पेंटेड पिलर, तो आगे फ्रेशली पेंटेड पिलर भी लिख रखा है और इससे तो ये जो फ्रेशली पेंटेड पिलर है एक तरीके का पोजीशन कह सकते हैं। और इससे पहले आ रहा है अगेंस्ट, यानी क्या एक तरीके का प्रीपोजिशन हो गया। हाँ सर जी, तो एक तरीके का प्रीपोजिशन हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में एरर बताना है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन फिक्स समझो मेरी तरफ से। आपको क्या होगा, एक सेंटेंस दिया गया होगा और वहाँ से एक आपको एरर बताना होगा। तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि लिख रखा है एवरीवन हैज़ सबमिटेड दियर टेस्ट पेपर, सबने अपने टेस्ट पेपर सबमिट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर लिख रखा है कि एवरीवन, हर एक ने, एवरीवन। तो जब आप आगे ग्रामर के नियमों को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एवरीवन जो वर्ड है ये भले ही लग रहा हो प्लूरल के लिए, लेकिन ये एक सिंगुलर आदमी को दर्शा रहा है। तो सिंगुलर आदमी के लिए हैव नहीं लगना चाहिए था भाई, हैज़ लगना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि एवरीवन हैव क्यों लगा दिया तुम, एवरीवन हैज़ लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, ठीक है। चौथा वाला कह रहा है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ। सिनोनिम ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों शब्द एक ही तरीके की मीनिंग दे रहे हो तो उसको आप सिनोनिम कह सकते हैं। तो रेबेलियस मतलब क्या होता है, रेबेलियस मतलब होता है कि बेसिकली कुछ जो विद्रोही हो, है ना, अपोजिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, अपोजिंग, कोई चीज़ अगर अपोजिंग है तो अब आप उसे क्या कहेंगे, रेबेलियस कहेंगे। जैसे रेबेलियन यानी आप किसी चीज़ का विरोध करें, है ना, तो आप रेबेल कर रहे हैं उस चीज़ को। तो रेबेलियस यानी कोई चीज़ जो विरोधी हो, जो चीज़ कोई चीज़ विरोध कर रही हो। डिवोटेड का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखना। कांस्टेंट यानी लगातार बने रहना। लॉयल यानी भी भैया फेथफुल होना। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों इसके उल्टे शब्द हैं, यानी इस उल्टे हैं यानी एंटोनिम हैं। उल्टा जो होता है उसको एंटोनिम कहते हैं। तो ये तीनों इसके एंटोनिम हैं, लेकिन ना कि सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है अनरूली। अनरूली यानी रूल मानी कंट्रोल करना, अनरूली यानी अनकंट्रोल, यानी अगर कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल है यानी कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं हो पा रही है तो वही चीज़ तो आपका विरोध कर रही है। तो क्या रेबेलियस और अनरूली को मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों सिनोनिम हैं। हाँ सर, ये दोनों के दोनों सिनोनिम हैं। अब आते हैं अपने रीडिंग सेक्शन की तरफ। रीडिंग सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया एक पैसेज दिया होगा, बहुत ही प्यारा पैसेज आपको इसे क्लास में दे रखा है। ये है पैसेज द मंकी एंड द डॉल्फिन नाम का जो पैसेज है, ये एक तरह की स्टोरी है, उसी को आपको एज अ पैसेज दे रखा है। आगे इसी से सवाल पूछेंगे। तो ये मंकी एंड द डॉल्फिन का पैसेज क्या रहा है, कह रहा है कि एक कहानी है जिसमें एक सेलर होता है। सेलर कौन होता है भाई, सेलर होता है नाविक। नाविक कौन होता है, अब नाविक तो आपको पता ही होना चाहिए, जो नाव चलाता है। तो एक नाविक था जो कि नाव चलाता था। उसने क्या किया, एक ग्रीस एक शहर है, तो शहर नहीं सॉरी, ग्रीस एक कंट्री है। उस कंट्री पर जाने के लिए वोयाज यानी आप कह सकते हैं एक तरीके की समुद्री यात्रा आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी समुद्र के मार्ग से, समुद्र के रास्ते से, सी रूट से वो कहाँ जाना चाहता था, वो ग्रीस जाना चाहता था। इसके लिए वो क्या करता है, एक सेलर क्या करता है, एक वोयाज यानी वो समुद्री उसकी सफ़र है, समुद्री यात्रा, उसको एम्बार्क करता है। एम्बार्क करना यानी स्टार्ट करना। वो क्या करता है, इस तरीके की एक समुद्री यात्रा को स्टार्ट करता है। कह रहा है टुक अलॉन्ग अ मंकी टू, और साथ साथ को क्या करता है, एक बंदर को भी लेकर जाता है अपने साथ, किस लिए, अम्यूज़ करने के लिए। यानी क्या, वो क्या करते रहे बंदर, उसका मन बहलाते रहे। मन बहलाना आप कह सकते हैं। तो अपना मन बहलाने के लिए, थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए क्या ले जाता है, एक बंदर भी अपने साथ ले जाता है। और किस पर, शिप बोर्ड पर, कि जो जब वो रास्ते में रहेगा तो वो बंदर क्या करेगा, उसका मन बहलाएगा। कह रहे ऑफ द कोस्ट ऑफ द ग्रीस, जैसे वो ग्रीस के तट पर पहुंचने ही वाला रहता है। कहाँ पर, वो तट कहाँ पर था, नियर एथेंस, एथेंस के पास, याद रखना इसको। एथेंस एक जगह है ग्रीस के पास। उस एथेंस पर जैसे ही पहुंचने वाला था, अ वायलेंट स्टॉर्म अरोज, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा क्या हुआ, स्टॉर्म यानी चक्रवात क्या हुआ, उगने लगा। चक्रवात वहाँ पर प्रकट हो गया, आ गया। कह रहा है एंग्री वेव्स बीट अगेंस्ट द शिप एंड डैश्ड इनटू द सेलर, जैसे ही चक्रवात आया, जैसे ही तूफान आया, तुरंत क्या हुआ, तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा एंग्री, यानी बहुत एंग्री आप कह सकते हैं, माइटी। ठीक है, माइटी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल यहाँ पर कहा गया है। यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक जो वेव थी वो क्या करने लगी, वो आकर शिप पर लड़ने लगी, और ऐसी लड़ी कि शिप जो है वो टूट कर, डैश यानी आप कह सकते हैं टूट गया, यानी फिर क्या कह सकते हैं, टूट गया लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उससे टूट गया, किसमें, टुकड़ों में टूट गया। अब कहानी आपको समझ में आई। एक सेलर था, वो एक ग्रीस पर जा रहा था समुद्र के मार्ग से। इसके लिए वो क्या करता था, एक बंदर को अपने साथ ले लिया, जिससे उसका मन बहला सके अपने आप का रास्ते में। और क्या हुआ, जैसे वो ग्रीस के उस तट के पास यानी एथेंस के पास पहुंचा, क्या हुआ,
एक बहुत ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तूफान आ गया, उससे उसकी जो शिप थी वो टूटकर बिखर गई। अब जैसे ही शिप टूट कर बिखरी, तुरंत ही जो सेलर था, जो बंदर था और उसके साथ के जो साथी थे, क्रू यानी आप कह सकते हैं कि शिप पे जो टीम रहती है उनकी, शिप टीम मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यानी वो अकेला तो जाएगा नहीं, उसके साथ 10-15 लोग और जाएंगे। तो जैसे ही आपका एरोप्लेन में जैसे रहती हैं एयर होस्टेस, वैसे ही वहाँ पर क्रू मेंबर रहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तीनों लोग, मंकी भी, सेलर भी और क्रू भी, ये सब लोग क्या होने लगे, समुद्र में बहने लगे और अपने आप को बचाने के लिए तैरने लगे वहाँ पर, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर तैरने लगे। इतनी देर में एक डॉल्फिन उस समुद्र के अंदर आई और उसने एक मंकी को स्ट्रगल करते हुए देखा पानी के अंदर। उसने इस मंकी को पानी के अंदर ऐसे तड़फड़ाते हुए देखा अपने आप को बचाने के लिए। अब उसको बचाने के लिए असिस्टेंस, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो वहाँ पर आई। अब आई तो उसने क्या किया, द डॉल्फिन स्वैम विद द मंकी ऑन हिज बैक। और जो डॉल्फिन है वो तैरी, कैसे तैरी, मंकी को अपने पीठ पर रखकर, और तैरा कर वो कहाँ पर ले आई, उसको शोर पर ले आई। शोर पर यानी एज पर ले आई, कॉर्नर पर ले आई, यानी वो उसको किनारे पर ले आई। देन द डॉल्फिन थिंकिंग द मंकी वाज अ मैन। तब उसको लगा कि जो मंकी है ये एक तरीके का आदमी है भाई, क्योंकि शिप पर मंकी तो जाएगा नहीं भाई, आदमी ही जाएगा। तो वो क्या समझे, वो समझे एक आदमी है। और आदमी समझकर वो पूछती है, आर यू सर एन एथेनियन। सर क्या आप एथेनियन हैं। एथेनियन यानी एथेनी का रहने वाला, एथेन का रहने वाला। जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन, वैसे ही एथेन का रहने वाला एथेनियन। तो कहती है, सर क्या आप एथेनियन हैं, क्या आप यहीं पर रहते हैं। अब जो मंकी है उसने दिमाग लगाया, वो सोचा कि अभी इसको लगेगा ऐसा हो तो मुझे मारे वारेगी हो सकता है। तो वो क्या कहता है, वो दिमाग लगाता है, कहता है सर्टेनली आई एम। अरे इसमें कुछ पूछने वाली बात है, सर्टेनली यानी डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से मैं ही हूँ एथेनियन। तो कहती है कि फर्दर, और फिर अब क्या कहता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देता है और कहता है कि मैं केवल एथेनियन ही नहीं हूँ, आई एम डिसेंडेंट। डिसेंडेंट यानी आप कह सकते हैं वंशज, डिसेंडेंट वाली यानी वंशज, इसमें जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो आप लिख सकते हैं। डिसेंडेंट यानी वंशज, यानी मैं केवल यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ की जो सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट फैमिली है, नोबलेस्ट यानी ग्रेटेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा शाही जो राज परिवार है यहाँ का, उसका मैं क्या हूँ, वंशज हूँ, ऐसा कहता है। अब इसको सुनकर डॉल्फिन कहती है, मेरे तो भाग उग गए। तो इसका मतलब इनको पीरेस के बारे में पता होगा, पीरेस के बारे में। कहती है कि अगर आप ऐसा है तब तो आपको पीरेस के बारे में पक्का से पता होगा। अब इसको सुनकर मंकी को पीरेस के बारे में तो पता ही नहीं था कि ये जो पीरेस है ये क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हार्बर है। हार्बर यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर शिप्स आती जाती रहती हैं, शिप्स का काम होता है। तो उसको पता ही नहीं था कि एथेंस का सबसे फेमस हार्बर जो है उसका नाम है पीरेस। अब उसको पता नहीं है और ख़ुद को कह दिया सबसे बड़ा डिसेंडेंट। अब वो क्या करता है, उसको पता नहीं है तो एक गलती से झूठ बोल जाता है, कहता है कि अरे हाँ ही सेड, वो कहता है कि आई नो पेरिस वेरी वेल, मैं तो पेरिस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब इसने पूरा पानी पानी कर दिया मामले को। ये कह रहा है कि पेरिस तो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। इसको सुनकर डॉल्फिन को समझ में आ गया कि ये मेरा उल्लू बना रहा है, और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उसके झूठ पर, और क्या हुई, डाइव्ड इनटू द वाटर एंड स्वैम अवे लीविंग द मंकी टू फ्लॉन्डर हेल्पलेसली इन द सी। इसको सुनकर ही वो समुद्र में पास ही पहुंचा हुआ था, और वहीं से वो क्या हो गई, अंदर चली गई समुद्र के अंदर, और ये ऊपर ही रह गया। और ऊपर रहकर क्या कर रहा है, ये फ्लॉन्डर कर रहा है। फ्लॉन्डर करना यानी बेसिकली आप छटपटाना कह सकते हैं, छटपटाना, ठीक है। यानी वो जैसे आप पानी में कोई नहीं तैर पाता तो कैसे डूबते हुए छटपटाता है ना, वैसे ये हेल्पलेसली छटपटाता रह गया। देन ही कॉल्ड बैक टू द मंकी, और तब वो क्या कहती है, वो मंकी से पीछे मुड़कर कहती है, क्या कहती है, दोज हु टेल फॉल्सहुड सूनर और लेटर फाइंड देमसेल्फ इन द डीप वाटर। वो कहती है कि जो झूठ बोलते हैं ना, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ की ही रोटी खाते हैं, वो चाहे उसी समय और चाहे कुछ समय बाद, लेकिन खुद को डीप वाटर में पाते हैं। यानी डीप वाटर यानी बहुत गहराई में पाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली अगर आप अपने लेना चाहें तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन या बैड सिचुएशन में पाते हैं। यानी अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप तुरंत ही या फिर कुछ समय बाद, लेकिन आप अपने आप को एक बैड सिचुएशन में पाएंगे, लाइक दिस मंकी। समझ में आई कहानी। अब इस कहानी से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। कह रहा है कि व्हाट डिड डॉल्फिन डू व्हेन शी सॉ द मंकी। जब डॉल्फिन ने मंकी को देखा तब उसने क्या किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जैसे ही उसने देखा तुरंत ही वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसको अपनी पीठ पर बिठाकर तैरा दी, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर सी के लिए, कि आप देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में थे, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है।
और ख़ास करके इंग्लिश में और या फिर आप कह सकते हैं बायो में ऐसे तरीके के जो फुल्ली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, यानी आपको क्वेश्चन और ऑप्शन के सर से लेकर पैर तक कुछ भी नहीं पता, यानी अब आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर कर आपको अपना आंसर टिक करना होगा, तब आप मेरी इस बात को मान लेना कि ऐसे स्थिति में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही सही ऑप्शन होता है। ये बात जो है ये मैंने अपने चैनल पर भी बता रखी है। अगर आपने मेरा चैनल नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। चैनल का नाम है बुक्स विद्या चैनल का नाम है। इस चैनल पर मैंने एक बेसिकली वीडियो डाल रखी थी। उस वीडियो में मैंने बता रखा था बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को बता रखा है कि यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर आप ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि आपको कुछ भी नहीं पता क्वेश्चन के, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो सबसे बड़े ऑप्शन होते हैं वही सही ऑप्शन होते हैं। यहाँ बुक्स विद्या चैनल है, बड़ी बढ़िया चैनल, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। आप इस बुक्स विद्या चैनल को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप के भैया दीदी लोग क्लास 10th में हैं तो उनके लिए भी अच्छा भरपूर कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा और आप भी देख सकते हैं उसको। ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डॉल्फिन बिकेम एंग्री विद द मंकी बिकॉज। अब आखिरी में जो हम देखते हैं जो डॉल्फिन थी वो मंकी से गुस्सा हो गई। क्यों गुस्सा हो गई सर जी? वो तो इसलिए गुस्सा हो गई कि उसने क्या किया, उसने झूठ बोल दिया। ऑफिस लाई जो डॉल्फिन थी वो उसके झूठ के कारण क्या हो गई, गुस्सा हो गई। अब आता है सेक्शन नंबर 3 स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर आपको दो लोगों की बात दी गई है। पहला आपको बात दे रखी है माता की। मम्मी क्या कह रही है पुट योर टॉयज डैश राइट नाउ। माता जी कह रही हैं कि बच्चे तुम अपना जो खिलौना है वो अभी ही फेंक दो, यानी किनारे कर दो। अब किनारे करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? यदि हम कहें कि पुट योर टॉयज अक्रॉस राइट नाउ, तुम अपने टॉयज़ को ऐसे, मतलब रास्ते द्वारा ऐसे करके कुछ मतलब बनेगा, मतलब इसका मीनिंग नहीं बनेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे और इसके लिए अगर मैं ट्रिक बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन सभी ऑप्शंस को उस सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक है उसके अंदर उसको फिल करो। फिल करने के बाद आप देखो कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एक मीनिंगफुल आंसर बना रहा है। आप देखेंगे कि केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो मीनिंगफुल आंसर बनाएगा, बाकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आंसर बनाएंगे या फिर बनाएंगे ही नहीं, और जो सही बनाएगा वही सही होगा। तो कह रहा है अक्रॉस यानी क्या होता है? जैसे मान लो ये नदी चल रही है और आप इस नदी के साथ साथ चल रहे हैं तो आप कहेंगे आई केम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के किनारे किनारे आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग तो बनेगा नहीं। दूसरा है थ्रो। कह रहा है कि पुट योर टॉयज थ्रो राइट नाउ। अब यहाँ पर थ्रो का मतलब वो वाला थ्रो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो वाला थ्रो जो फेंकने के लिए होता है वो होता है THROW, लेकिन यहाँ पर है थ्रू। तो पुट योर टॉयज थ्रू राइट नाउ, तुम अपने थ्रू यानी के साथ, तो तुम अपने खिलौनों के साथ फेंक जाओ, मतलब तुम खुद भी फेंक जाओ खिलौनों के साथ। ऐसा तो माता कहेगी नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ऑन। पुट योर टॉयज ऑन राइट नाउ, तुम अपने खिलौनों को पे फेंक दो। ऑन मतलब तो पे ही होता है ना, उस पर, तुम अपने खिलौनों को पर फेंक दो, कुछ भी अर्थ नहीं बना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी पुट योर टॉयज अवे राइट नाउ, तुम अभी अपने खिलौनों को दूर फेंक दो। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही सही आंसर बना रहा है, यही सही आंसर भी है। ऑप्शन नंबर डी है माहिरा और गीता के बीच की कहानी। माहिरा कह रही है जेनिस इज़ अ वेरी, किस तरीके का, मतलब यहाँ पर बेसिकली जो रूट वर्ड है वो है प्रिटेंड का अर्थ होता है अपने आप को दिखाना, दिखावट जो करता है उसका आप प्रिटेंड करने वाला आदमी कह सकते हैं। तो माहिरा कह रही है कि जो जेनिस से बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस आंसर खुद ही निकल गया, जो जेनिस से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिटेंड करती है, बहुत ज़्यादा दिखावा करती है, और गीत कहता है कि मैं इस पर पूरा कंप्लीटली एग्री करता हूँ। तो जेनिस इज़ वेरी क्या है, वेरी प्रिटेंड, जेनिस बहुत ज़्यादा दिखाव करता है, कुछ भी नहीं बना। जेनिस इज़ वेरी प्रिटेंडेड, जेनिस बहुत ज़्यादा दिखाव करता था, ऐसा भी नहीं बना। जेनिस इज़ वेरी प्रिटेंड, जैनी बहुत ज़्यादा दिखाव करता है ना। और चौथा क्या है, जैनी इज़ वेरी प्रिटेंशियस, जैनी बहुत ज़्यादा दिखाव करने वाला लड़का है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके एक तरीके के वर्ब हैं। तो वर्ब तो यहाँ पर लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके के वर्ब का काम ही नहीं है। यहाँ पर काम है एक नाउन का, और नाउन क्या है आपका, प्रिटेंशियस है। यानी जेनिस जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाता है, वो प्रिटेंशियस है। लास्ट सेक्शन है अचीवर सेक्शन, यानी इसके अंदर टॉपर्स लोगों के लिए सवाल बनते हैं भाई। हाँ, 9th और 10th ये दो क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, और ये दो ही क्वेश्चन रहते हैं सैम्पल पेपर में अचीवर सेक्शन से। एक्चुअल में 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो 9th वाला है कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। फिर से वही आप काम लगाएंगे, ऑप्शंस को ब्लैंक के अंदर भरेंगे, स्पेस के अंदर भरेंगे, आंसर बनाएगा तो सही, नहीं बनाएगा तो भागो यहाँ से।
ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेंड डैश योर मीन्स, आप कहीं भी कुछ भी चीज़ स्पेंड करें तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर अपने मतलब की चीज़ देखें। यानी अगर आप किसी के साथ बैठकर लूडो भी खेल रहे हैं तो आपको ध्यान देना है भाई कि अगर इस लूडो को खेलकर मेरा फ़ायदा हो रहा है तभी मैं इस लूडो को खेलूँ, अगर मेरे समय बर्बाद हो रहा है तो मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है। या फिर मान लीजिए आप आगे चलकर बढ़िया नौकरी करने लगे तो फिर वहाँ पर आपको देखना है, अगर आप भाई अपने बॉस के साथ खेल रहे हैं कि बॉस अगर तुमसे जीत गया तो हो सकता है खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन कर दे, तब वहाँ पर लूडो खेलना अच्छी बात है। लेकिन अभी पता लगे तुम अपने दोस्त के साथ बैठ के खेल रहे हो, भाई वो हारा चाहे जीता तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हारा तो समय बर्बाद हुआ। तो हमेशा काम ऐसा करो जहाँ पर तुम्हारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो, यही यहाँ का मैसेज है। तो इसमें आप भर दो ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेंड डैश योर फॉर योर मीन्स। अब कह रहा है ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेंड फ्रॉम योर मीन्स, आप अपने मतलब से बर्बाद करो, अपने मतलब से व्यतीत करो, कुछ भी अर्थ नहीं बना। ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेंड विद इन योर मीन्स, आपको हमेशा क्या करना है, आपको विद इन योर मीन्स यानी आपको अपने मीन्स के बीच में ही रहना है। हाँ, ऑलवेज स्पेंड ऑन योर मीन्स, हमेशा अपने मीन्स पर स्पेंड करो, है ना, ये भी नहीं बनाया। ऑलवेज स्पेंड फॉर योर मीन्स, हमेशा अपने मीन्स के लिए स्पेंड करो। तो जो ऑप्शन नंबर डी है फॉर और ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, ये दोनों अच्छा सेंटेंस, ये दोनों अच्छा मीन्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो फ्रॉम है यही सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेंड फ्रॉम योर मीन्स, यानी अगर कुछ भी चीज़ आप स्पेंड कर रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज़ आप स्पेंड कर रहे हैं तो स्पेंड करना यानी आपके पास से जाना, तो आपके पास से जाएगा तो वहाँ पर फ्रॉम ही तो आएगा यार, फॉर कहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत था, सी भी गलत था। फॉर आंसर यहाँ पर बना रहा था लेकिन एक्चुअल में गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम ही सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज़ द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग। इन आपको 4 स्पेलिंग दे रखी है, यहाँ पर कुछ की मैं मीनिंग बता देता हूँ, कुछ आप बता देना। पहला है इंडिग्नेंट, इसकी मीनिंग आप बता देना। होमवर्क है भाई, कमेंट में देखता हूँ तुम लोग कमेंट नहीं करते, आंसर तुम लोग नहीं करते, बाकी सारी बात कर दोगे सर ने कहाँ पर क्या बोल दिया, सर ने कहाँ पर गलती कर दी, ये सारी चीज़ें आप बोल दोगे, लेकिन कमेंट का आंसर कभी नहीं कमेंट करते तुम लोग। और यहाँ पर मैं कह भी देता हूँ कि अगर कोई बच्चा आंसर कमेंट करेगा जो देख रहा है इसको, तो मैं अगली क्लास में उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर आऊँगा, शाबाशी दूंगा, नाम लूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस इसका आंसर कमेंट करना है। इनडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, स्लिपरी का मतलब जो चीज़ फिसले, क्रिंकली का मतलब भी आपको कमेंट करना है, और फॉर्चुनेट का मतलब भाग्य होता है। ठीक है, तो हो गया मीनिंग्स की बात। अब आते हैं अपने आंसर पे, तो कह रहा है कि उस ऑप्शन को करेक्ट करो, उस ऑप्शन को टिक करो जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो। तो इनडिग्नेंट की स्पेलिंग जो है, हाँ ये तो सही लग रही है। स्लिपरी की स्पेलिंग क्या सही है? नहीं भैया, स्लिपरी की स्पेलिंग तो दूसरी तरह होती है, इस तरीके से होती है, स्लिपरी की स्पेलिंग तो गलत है। क्रिंकली की स्पेलिंग गलत है भाई, इस तरीके से लिखा जाता है क्रिंकल। और फॉर्चुनेट की तो बिल्कुल गलत है भाई, FORTUNATE होता है, ना कि ET होता है, तो फॉर्चुनेट भी गलत है, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्य होता है। तो जो इंडिग्नेंट है यानी ऑप्शन नंबर ए है, केवल यही सही ऑप्शन है, केवल यही सही आंसर है। तो ये था आपके आज की क्लास का कंटेंट, ये था आपके आज की क्लास का माल मसाला। बाकी अगर आप ओलंपियाड की सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। दाम है केवल 1000 रुपये, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए वो सारे मीनिंग जो मैंने आपको इसका ड्यूरिंग द क्लास पूछे हैं। आपको क्लास समझ में आई, अच्छी लगी, कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी शेयर करो इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।